हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसपी क्लासेस बीकानेर पर हार्दिक स्वागत है। आपके लिए लेकर आया हूँ एमए सेकेंड सेमेस्टर हिस्ट्री की महामैराथन क्लास, जिसके अंदर हम शुरुआत के अंदर एमसीक्यू और साथ में लघुत्रात्मक जो आपके एग्जाम में लगभग 80 से 90% एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन, तो सब्जेक्ट रहने वाला है थिंकर्स इन इंडियन हिस्ट्री, यानी भारतीय इतिहास के विचारक। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसा कि मैंने आपके लिए पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के वीडियो लगा दिए, और अब ये आपका रहने वाला है पेपर 3 नंबर, यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए क्लास रहने वाली है। तो जल्दी से सभी जो विद्यार्थी है वो क्लास को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हर विद्यार्थी तक ये क्लास पहुंच सके। साथ ही में आप जैसे ही वीडियो को लाइक करोगे तो आपको एक हाइप का बटन मिलेगा, आप उस हाइप को जरूर करें, ताकि आपके द्वारा जो सपोर्ट मिलेंगे, अंक मिलेंगे हमें, उसके द्वारा वीडियो को प्रमोट किया जा सकेगा। उसके साथ आप व्हाट्सएप चैनल जरूर ज्वाइन करें, ताकि आपको वहां से क्लास की अपडेट या आपको पीडीएफ नोट्स कैसे लेने हैं, पीडीएफ नोट्स लेने के लिए व्हाट्सएप चैनल जरूर ज्वाइन करें। उसकी लिंक आपको व्हाट्सएप चैनल इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर या जो कमेंट जो पिन किया हुआ होता है उसके अंदर डाल रखिए। आइए विद्यार्थियों, क्लास को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके लिए रहने वाला है कि पाणिनि की प्रसिद्ध रचना अष्टाध्यायी मुख्यतः किस विषय से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 1 आयुर्वेद, ऑप्शन नंबर बी व्याकरण, ऑप्शन नंबर सी राजनीति, ऑप्शन नंबर डी दर्शन। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? व्याकरण हो जाएगा, यानी उत्तर नंबर ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। यानी अगर बात करें इसकी व्याख्या की, तो महर्षि पाणिनि द्वारा रचित जो अष्टाध्यायी है वो संस्कृत व्याकरण का अत्यंत प्राचीन और प्रमाणिक ग्रंथ है। इसमें लगभग 4000 सूत्र हैं जो संस्कृत भाषा के व्याकरण, शब्द रचना एवं भाषा विज्ञान को वैज्ञानिक तथा क्रमबद्ध ढंग से विश्लेषित करते हैं। ये रचना भारतीय भाषा चिंतन की महान उपलब्धि मानी जाती है। यानी आपको व्याख्या साथ में इसलिए करा रहा हूँ जो ताकि आपके जो 5 एमसीक्यू आते हैं प्लस आपके 5 जो ब्लैंक्स यानी खाली स्थान वाले आते हैं, लगभग यहाँ से आपको 10 के 10 क्वेश्चन सही होने वाले हैं। साथ ही में आपको जो मैं बड़े वाले क्वेश्चन भी इसी वीडियो के अंदर करवाने वाला हूँ, तभी आप क्लास को पूरा कंटिन्यू जरूर देखें। दूसरा प्रश्न आपके लिए कि कौटिल्य के राजनीतिक चिंतन का सर्वाधिक व्यवस्थित प्रतिपादन किस ग्रंथ में मिलता है। कौटिल्य के राजनीतिक चिंतन का सर्वाधिक व्यवस्थित प्रतिपादन किस ग्रंथ में मिलता है। ऑप्शन नंबर 1 अर्थशास्त्र, ऑप्शन नंबर बी नीति शतक, ऑप्शन नंबर सी मनुस्मृति, ऑप्शन नंबर डी राजतरंगिणी। तो आपको ध्यान होना चाहिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा अर्थशास्त्र। क्या हो जाएगा? अर्थशास्त्र। यानी आचार्य जो कौटिल्य, जिनका नाम चाणक्य भी है, उनके द्वारा रचना की गई अर्थशास्त्र की। ठीक है, तो भारतीय राजनीति जो कूटनीति, राजव्यवस्था, अर्थशास्त्र का सबसे जो प्रमुख ग्रंथ है वो अर्थशास्त्र है। इसमें 15 अधिकरण और 150 अध्याय है, जिसमें सप्तांग सिद्धांत शामिल है, जिसके अंदर राजा के जो कर्तव्य है या जो सप्तांग सिद्धांत है वो शामिल है। उसके साथ में विदेश नीति, 60 गुणी नीति तथा प्रशासनिक व्यवस्था का अत्यंत व्यवहारिक और यथार्थवादी विवेचना किया गया है। तीसरा प्रश्न आपके लिए कि निम्न में से चिंतक का महत्वपूर्ण, तीसरा प्रश्न क्या है? चिंतक का संबंध भारतीय न्याय परंपरा से विशेष रूप से माना जाता है। ऑप्शन नंबर 1 कणाद, ऑप्शन नंबर बी चरक, ऑप्शन नंबर सी वाल्मीकि, ऑप्शन नंबर डी शुक्राचार्य। तो सही जवाब हो जाएगा कणाद। कौन सा हो जाएगा? महर्षि कणाद को वैशेषिक दर्शन का प्रवर्तक माना जाता है। विद्यार्थियों, जो भारतीय तर्क शास्त्र और न्याय परंपरा से गहराई से जुड़ा हुआ है, उसी के साथ वैशेषिक और न्याय दर्शन मिलकर भारतीय न्याय शास्त्र की नींव रखते हैं। और कणाद ने जगत की वस्तुओं के वर्गीकरण के एवं पदार्थ के सूक्ष्म विश्लेषण की वैज्ञानिक पद्धति दी है। अगला प्रश्न नंबर 4, कणाद द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक परंपरा का प्रमुख आधार क्या था। अद्वैतवाद, परमाणुवाद, भक्तिवाद, शून्यवाद। सही आंसर है परमाणुवाद। यानी महर्षि कणाद ने वैशेषिक सूत्र में परमाणुवाद की अवधारणा प्रस्तुत की थी। उनका मानना था कि भौतिक संसार का निर्माण अति सूक्ष्म अविभाज्य कणों द्वारा परमाणुओं से संयोजन से हुआ है। ये सिद्धांत प्राचीन भारतीय चिंतन में भौतिक विज्ञान और पदार्थ रचना की वैज्ञानिक दृष्टि को दर्शाता है। अगला 5 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, युग्म सुमेलित सही है। तो चरक का अर्थशास्त्र, कौटिल्य का अष्टाध्यायी, पाणिनि की अष्टाध्यायी या कणाद का चरक संहिता। तो सही जवाब है इनका सही है पाणिनि की अष्टाध्यायी। क्या हो जाएगा? पाणिनिकृत अष्टाध्यायी, यानी पाणिनि ने संस्कृत भाषा के व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी की भी रचना की है, इसलिए युग्म पूरी तरह सही है। जबकि चरक ने चरक संहिता की है, लेकिन अर्थशास्त्र की नहीं की है, क्योंकि हमें पता है कि अर्थशास्त्र की किसने की है? कौटिल्य ने की है। उसके बाद चिकित्सा कौटिल्य ने अर्थशास्त्र की है, और राजनीति और महर्षि कणाद ने वैशेषिक सूत्र की रचना की थी। ये आपको पता होना चाहिए। साथ ही में छठा क्वेश्चन है कि मनु के चिंतन में सामाजिक व्यवस्था का प्रमुख आधार क्या था।
मनु के चिंतन में सामाजिक व्यवस्था का प्रमुख आधार क्या था? विद्यार्थियों, वर्गहीन समाज, वर्ण एवं आश्रम व्यवस्था, या आर्थिक समानता, या धार्मिक निरपेक्षता? तो सही आंसर हो जाएगा वर्ण और आश्रम व्यवस्था। यानी मनुस्मृति में महर्षि मनु ने समाज के सुचारू संचालन के लिए समाज को 4 वर्णों के अंदर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और व्यक्ति के जीवन को 4 आश्रमों में ब्रह्मचर्य, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम उसने विभाजित किया था। और यही वर्णाश्रम मनु धर्म मनु के सामाजिक एवं नैतिक चिंतन का केंद्र बिंदु माना जाता है। नेक्स्ट आपके लिए 7 नंबर प्रश्न है कि कपिल को भारतीय दर्शन की किस शाखा का प्रवर्तक माना जाता है? कपिल मुनि जी है जिनको योग, सांख्य, न्याय या वैशेषिक, तो सांख्य दर्शन के प्रवर्तक माना जाता है। यानी महर्षि कपिल को षड दर्शनों में से एक सांख्य दर्शन का आदि प्रवर्तक माना जाता है। सांख्य दर्शन द्वैतवादी दर्शन है जो सृष्टि के विकास की व्याख्या पुरुष, चेतना, प्रकृति, जड़ के अंतर संबंधों के आधार पर करता है, जिसमें 25 तत्वों का सूक्ष्म विवेचन मिलता है। कपिल मुनि जी का आपको भी पता है जो आश्रम है, या मान लो जो अपने मेला है वो कोलायत में लगता है, कोलायत बीकानेर में मेला लगता है। बहुत से विद्यार्थी अभी कोलायत से भी क्लास को देख रहे हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि हाँ सर मैं अभी कोलायत से क्लास देख रहा हूँ। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 8 नंबर क्वेश्चन है कि पतंजलि के योग दर्शन में साधना की प्रसिद्ध अष्टांग व्यवस्था में निम्न में से कौन सा अंग शामिल है? यज्ञ, प्रत्याहार, या वर्णाश्रम, या तीर्थ यात्रा? तो सही आंसर है प्रत्याहार। यानी महर्षि पतंजलि द्वारा प्रतिपादित अष्टांग योग के 8 अंग है, जिसके अंदर यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो 8 तत्व आपको याद होने चाहिए। छोटा वाला क्वेश्चन अगर आए तो उसके अंदर आपको अगर 8 अंग याद है तो साथ में आप बड़ा वाला जैसे कर सकते हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। इनमें प्रत्याहार का अर्थ होता है इंद्रियों को बाह्य विषयों से हटाकर अंतर्मुखी करना, यानी जो मानसिक एकाग्रता है आध्यात्मिक साधना के लिए अत्यंत आवश्यक चरण माने जाते हैं। नेक्स्ट आपके लिए 9 नंबर क्वेश्चन है कि आर्यभट्ट का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? आर्यभट्ट का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? आर्यभट्टीय, सूर्य सिद्धांत, लीलावती, या सिद्धांत शिरोमणि? तो सही आंसर है आर्यभट्टीय, यानी ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर। तो महान खगोल शास्त्री और गणितज्ञ आर्यभट्ट ने मात्र 23 वर्ष की आयु में आर्यभट्ट की ग्रंथ की रचना की थी। इसमें गीतिकापाद, गणिकापाद, कालिक्रियापाद और गोलपाद नामक 4 भाग है, जिन्होंने पाई का मान, शून्य का प्रयोग और पृथ्वी के अपनी दूरी पर घूमने का सिद्धांत आर्यभट्ट के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट आपके लिए 10 नंबर क्वेश्चन है चावाक दर्शन की मूल दार्शनिक प्रवृत्ति किससे संबंधित है? विद्यार्थियों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपको करवा रहा हूं, तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि आप वीडियो को हर उस विद्यार्थी तक पहुंचाइए जो अभी MS सेकंड सेमेस्टर हिस्ट्री के विद्यार्थी है, ताकि आपके द्वारा किया गया सहयोग, आपके द्वारा दिया गया सपोर्ट हमारे उन विद्यार्थियों के क्लास पहुंचा सके जो उनके लिए बहुत ही उपयोगी और हेल्पफुल साबित हो सके। क्योंकि विद्या दानम लभते ज्ञानम, अगर आप विद्या का दान करोगे यानी आप विद्या को दूसरे विद्यार्थियों तक पहुंचाओगे तो आपका भी कहीं ना कहीं ज्यादा फायदा होगा और आपका दिमाग ज्यादा चलेगा। अगर बात करें चावाक दर्शन की तो अद्वैतवाद, भौतिकवाद एवं प्रत्यक्षवाद, या विशिष्ट अद्वैतवाद, या द्वैतवाद? तो सही आंसर है भौतिकवाद एवं प्रत्यक्षवाद। तो चार्वाक दर्शन प्राचीन भारत का एकमात्र पूर्ण नास्तिक एवं जड़वादी यानी भौतिकवादी दर्शन है। इसे लोकायत दर्शन भी कहते हैं। आपको ध्यान होना चाहिए, चार्वाक दर्शन को लोकायत दर्शन भी कहते हैं और ये केवल प्रत्यक्ष को ज्ञान का एकमात्र प्रमाणिक साधन मानता है। हम तो क्या बोलते हैं कि जैसे देवता है, भगवान है, मूर्ति पूजा ये सब मानते हैं, लेकिन जो चार्वाक दर्शन के जो लोग होते हैं ना वो क्या करते हैं, प्रत्यक्ष को ही प्रमाण मानते हैं। अगर सामने घी पड़ा है तो उसी को घी मानता है, ऐसा नहीं घी लेकर आ जाऊंगा, यानी प्रत्यक्ष को प्रमाण मानता है। साथ ही में ज्ञान का एकमात्र प्रमाणिक साधन मानता है और ये आत्मा, ईश्वर, पुनर्जन्म, स्वर्ग, नरक जैसी परलौकिक अवधारणाओं को पूर्णतः खंडन करता है। ये नहीं कहते कि आगे क्या होगा, अभी क्या होने वाला है, ये तो कहते हैं अभी जो जी रहे ना वही जीवन है। यानी चाहे हमने ऋण लेकर भी अगर घी को खाया है ना तो वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, ये मानते हैं चार्वाक दर्शन के लोग। फिर बात करते हैं नेक्स्ट आपके लिए 11 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से किसका संबंध शुद्ध अद्वैतवाद दर्शन से? रामानुज, माधवाचार्य, वल्लभाचार्य, या रामानंद? तो सही आंसर है वल्लभाचार्य, यानी महाप्रभु वल्लभाचार्य ने भक्ति आंदोलन के दौरान शुद्ध अद्वैतवाद वेदांत सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उनके अनुसार ब्रह्म सिद्ध, शुद्ध और अविद्या रहित है। जीव और जगत माया से रहित ब्रह्मा के ही वास्तविक स्वरूप है। उन्होंने बाल कृष्ण की भक्ति पर बल दिया, जिसे पुष्टि मार्ग कहा जाता है। जिसे क्या बोलते हैं? पुष्टि मार्ग कहा जाता है। नेक्स्ट आपके लिए 12 नंबर प्रश्न है कि रामानुजाचार्य के दर्शन को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? रामानुजाचार्य के दर्शन को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? तो विद्यार्थियों ऑप्शन नंबर 1 द्वैतवाद, ऑप्शन नंबर बी विशिष्टाद्वैतवाद, ऑप्शन नंबर सी शुद्धाद्वैतवाद, या ऑप्शन नंबर डी अद्वैतवाद?
तो सही आंसर है विशिष्ट अद्वैतवाद। यानी संत रामानुजाचार्य ने विशिष्ट अद्वैतवाद दर्शन का प्रतिपादन किया। उनके अनुसार ब्रह्मा एक ही है, परंतु चित्त जीव और अचित प्रकृति उनकी विशेषण रूपी शक्तियां हैं। उन्होंने शंकराचार्य के निर्गुण ब्रह्मा के स्थान पर सगुण ईश्वर यानी भगवान विष्णु की भक्ति और प्रपत्ति समर्पण का मार्ग दिखाया था। अगला आपके लिए बात 13 नंबर प्रश्न है कि गुरु नानक देव के चिंतन में निम्न में से कौन सा तत्व सर्वाधिक प्रमुख है? तो जातिगत श्रेष्ठता, एकेश्वरवाद एवं मानव समानता, या कर्म कांड की प्रधानता, या राजतंत्र की अनिवार्यता। तो सही आंसर एकेश्वरवाद एवं मानव समानता। यानी सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव ने एक ओंकार यानी एक ईश्वर का संदेश दिया। उन्होंने जाति पांति छुआछूत ब्रह्म बाह्य जो आडंबर जो बुरे रीति रिवाज है उनका कड़ा विरोध करते हुए सभी मनुष्यों की समानता पर बल दिया था। उन्होंने लंगर और संगत प्रथा के माध्यम से सामाजिक समरसता की नींव रखी थी। विद्यार्थियों, नेक्स्ट आपके लिए 14 नंबर प्रश्न है, कबीर की विचारधारा का प्रमुख लक्ष्य क्या था? कबीर की विचारधारा का प्रमुख लक्ष्य क्या था? ऑप्शन नंबर 1 धार्मिक कर्म कांडों को बढ़ावा देना, ऑप्शन नंबर बी बाह्य आडंबर एवं रूढ़ियों का विरोध करना, ऑप्शन नंबर सी सामंती व्यवस्था को मजबूत करना, या ऑप्शन नंबर डी वर्ण व्यवस्था का समर्थन करना। तो सही आंसर है बाह्य आडंबर एवं रूढ़ियों का विरोध करना। विद्यार्थियों, यानी कबीरदास संत काव्य धारा के निर्गुणपंथी समाज सुधारक कवि माने जाते हैं। उनकी विचारधारा का मुख्य लक्ष्य हिंदू मुस्लिम दोनों पक्ष धर्मों में पर्याप्त बाह्य आडंबरों, मूर्ति पूजा, कर्म कांडों, अंधविश्वासों एवं जातिगत भेदभाव पर प्रहार करना था। उन्होंने मानवतावाद और निष्काम प्रेम की सच्चा धर्म बताया था। अगला आपके लिए 15 नंबर प्रश्न है कि तुलसीदास के जीवन का या चिंतन का प्रमुख दार्शनिक सांस्कृतिक आधार किस ग्रंथ में व्यक्त हुआ है? तो विनय पत्रिका, रामचरितमानस, सूरसागर, या बीजक। तो आप सभी को पता है कि तुलसीदास जी के द्वारा बहुत ही महत्वपूर्ण जो रचना है जिनका नाम है रामचरितमानस। क्या नाम आता है? रामचरितमानस। यानी इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी गोस्वामी तुलसीदास के द्वारा रचना की गई रामचरितमानस की, जो कि सगुण भक्ति काव्य धारा के महान महाकाव्य। इसमें मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के आदर्श जीवन के माध्यम से ज्ञान भक्ति शैव वैष्णव समाज के विभिन्न वर्गों के मध्यम समन्वयात्मक भारतीय संस्कृति और उच्च सामाजिक नैतिक मूल्यों की स्थापना की गई है। विद्यार्थियों, अगर अभी तक आपने एसपी क्लासेस बीकानेर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से जितने विद्यार्थी अभी क्लास को देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल एसपी क्लासेस को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ में अगला आपके लिए 16 नंबर क्वेश्चन है कि राजा राममोहन राय के सामाजिक सुधार चिंतन का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष कौन सा था? सती प्रथा का समर्थन करना, सती प्रथा का विरोध, या जाति व्यवस्था का विस्तार, या स्त्री शिक्षा का विरोध करना। तो सही आंसर है सती प्रथा का विरोध करना। यानी भारतीय पुनर्जागरण के पिता राजा राममोहन राय ने सती प्रथा जैसी अमानवीय कुप्रथा का, यानी कुप्रथा किसको बोलते हैं? जो पूरी प्रथा है, कुप्रथा का कड़ा विरोध किया था। उनके अनेक अथक प्रयासों से ब्रह्म समाज आंदोलन के परिणाम स्वरूप लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने 1829 में नियम 17 के तहत सती प्रथा को गैर कानूनी और दंडनीय अपराध घोषित किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यानी मैंने आपको क्वेश्चन तो देखो बहुत लेवल का बताया, लेकिन इसके अंदर जो व्याख्या करता है ना, इन 2-3 लाइनों के अंदर से पूरा का पूरा जो राजा राममोहन के बारे में महत्वपूर्ण बातें वो सारी की सारी इसके अंदर आ गई। अगला क्वेश्चन है स्वामी दयानंद सरस्वती के सुधारवादी चिंतन का प्रमुख आधार क्या था? ऑप्शन नंबर 1 वेदों की ओर लौटना, या ऑप्शन नंबर बी मध्यकालीन रूढ़ियों का समर्थन करना, पाश्चात्य संस्कृति का पूर्ण अनुकरण करना, या मूर्ति पूजा का विस्तार करना। सही आंसर क्या है? वेदों की ओर लौटो। आप सभी को पता है कि जो स्वामी दयानंद सरस्वती उनके द्वारा नारा दिया गया था वेदों की ओर लौटो, यानी 1875 में आर्य समाज के संस्थापक। तो अगर ये क्वेश्चन आ जाता है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की या कब की, तो अभी आपको पता होना चाहिए स्वामी दयानंद सरस्वती 1875 में आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो, बैक टू वेदास का ऐतिहासिक नारा दिया। उनका मानना था कि वेदों में ही शुद्ध सत्य, ज्ञान और ईश्वर का वास्तविक स्वरूप निहित है। उन्होंने मध्यकालीन सामाजिक कुरीतियां, बाल विवाह और बहुदेववाद का खंडन किया था। अगला आपके लिए 18 नंबर प्रश्न है कि स्वामी विवेकानंद के चिंतन में मनुष्य सेवा को किस व्यापक आदर्श से जोड़ा गया? राष्ट्र विरोध, व्यवहारिक वेदांत, आर्थिक व्यक्तिवाद, या धार्मिक कट्टरता। तो सही आंसर व्यवहारिक वेदांत। यानी स्वामी विवेकानंद ने उपनिषदों के वेदांत दर्शन को किताबी ज्ञान से निकालकर समाज कल्याण में लगाया, जिसे व्यवहारिक वेदांत प्रैक्टिकल वेदांत कहा जाता है। उन्होंने नर सेवा ही नारायण सेवा का संदेश दिया। उन्होंने कहा था कि नर सेवा ही नारायण सेवा, यानी अगर मनुष्य की सेवा करोगे तो भगवान आपको अपने आप मिल जाएंगे। यानी नर सेवा ही नारायण सेवा का संदेश दिया, जिसका अर्थ था कि पीड़ित और दरिद्र मानव की सेवा ही ईश्वर की सच्ची पूजा मानी गई है। अगला आपके लिए 19 नंबर क्वेश्चन कि ज्योतिबा फूले के सामाजिक चिंतन का प्रमुख लक्ष्य क्या था? जातिगत वर्चस्व को बनाए रखना,
सामाजिक समानता और शोषित वर्गों का उत्थान करना, या साम्राज्यवाद का समर्थन करना, या स्त्री शिक्षा का विरोध करना। तो सही आंसर है सामाजिक समानता एवं शोषित वर्गों का उत्थान करना। यानी विद्यार्थियों, महात्मा ज्योतिबा फूले महान समाज सुधारक एवं सत्यशोधक समाज जिनकी स्थापना 1873 में संस्थापक माने जाते हैं, उनके चिंतन का मुख्य उद्देश्य जातिवादी व्यवस्था, ब्राह्मणवादी वर्चस्व और सामाजिक विषमता का अंत कर दलितों, पिछड़ों और महिलाओं को शिक्षा एवं अधिकार दिलाकर उनका सामाजिक उत्थान करना माना जाता है। नेक्स्ट आपके लिए 20 नंबर क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक चिंतन में सत्याग्रह का मूल आधार क्या था? हिंसात्मक प्रतिरोध, या सत्य एवं अहिंसा, सैन्य शक्ति, या आर्थिक बहिष्कार मात्र। तो सही आंसर है सत्य और अहिंसा। यानी महात्मा गांधी के राजनीतिक चिंतन में सत्याग्रह का अर्थ सत्य के प्रति आग्रह या आत्मबल का प्रयोग है। उनका मूल आधार पूर्ण अहिंसा यानी और सत्य था। अन्याय के विरुद्ध बिना किसी घृणा या हिंसा के आत्मपीड़ा सहकर विरोधी का हृदय परिवर्तन करना ही सत्याग्रह की पूंजी माना गया है। अगला प्रश्न 21 नंबर, एम.एन. रॉय के राजनीतिक चिंतन का अंतिम विकसित रूप किस विचारधारा से जुड़ा हुआ है? विद्यार्थियों, ऑप्शन नंबर 1 आध्यात्मिक राष्ट्रवाद, रेडिकल ह्यूमनिज्म, या धार्मिक राष्ट्रवाद, या सामंतवाद। सही आंसर है रेडिकल ह्यूमनिज्म। यानी मानवेंद्र नाथ रॉय यानी एम.एन. रॉय मार्क्सवाद के दौर से गुजरने के बाद अंततः रेडिकल ह्यूमनिज्म यानी मौलिक मानवतावाद की विचारधारा पर पहुंचे। इस सिद्धांत में उन्होंने राज्य या दल की अपेक्षा व्यक्ति की स्वतंत्रता, विवेकशीलता और नैतिक उत्थान को राजनीति और समाज के केंद्र में रखा था। अगला आपके लिए क्वेश्चन है 22 नंबर, श्री अरविंद के दर्शन में मानव विकास की अंतिम दिशा किस अवधारणा से जुड़ी हुई है? ऑप्शन नंबर 1 आध्यात्मिक विकास और अति मानसिक चेतना, भौतिकवाद, या वर्ग संघर्ष, या निरंकुश राज्य। सही आंसर है आध्यात्मिक विकास और अति मानसिक चेतना। यानी श्री अरविंद घोष का दर्शन पूर्ण योग और आंतरिक चेतना का विकास पर आधारित है। उनके अनुसार मनुष्य विकास की अंतिम व्यवस्था ही नहीं है बल्कि अति मानव के रूपांतरित होने की प्रक्रिया है। अति मानसिक चेतना के अवतरण से पृथ्वी पर आध्यात्मिक जीवन की स्थापना संभव बताई गई है। अगला आपके लिए 23 नंबर क्वेश्चन है कि जवाहरलाल नेहरू के राजनीतिक चिंतन की प्रमुख विशेषताओं में कौन सा संयोजन सबसे उपयुक्त है? धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र और वैज्ञानिक दृष्टिकोण, या राजतंत्र, सामंतवाद और धार्मिक राज्य, या सैन्यवाद, साम्राज्यवाद और निरंकुशता, या जातिगत शासन और धार्मिक कट्टरता। तो सही आंसर है धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र और वैज्ञानिक दृष्टिकोण। यानी स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के राजनीतिक विचारों का स्तंभ लोकतांत्रिक समाजवाद और सर्वधर्म समभाव, धर्मनिरपेक्षता, गुटनिरपेक्षता और वैज्ञानिक दृष्टिकोण था। वे आधुनिक भारत के निर्माण हेतु औद्योगिक एवं वैज्ञानिक प्रगति को अपरिहार्य मानते थे। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपके लिए 24 नंबर कि सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक चिंतन की प्रमुख विशेषता क्या थी? विद्यार्थियों, ब्रिटिश शासन के साथ स्थायी समझौता, उग्र राष्ट्रवाद और स्वतंत्रता के लिए संघर्ष, या ऑप्शन नंबर सी औपनिवेशिक शासन का समर्थन, या ऑप्शन नंबर डी राजनीति से पूर्ण संन्यास। तो सही आंसर उग्र राष्ट्रवाद और स्वतंत्रता के लिए संघर्ष। यानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस पूर्ण स्वतंत्रता, पूर्ण स्वराज के कट्टर समर्थक थे। उनका मानना था कि अहिंसात्मक साधनों के साथ साथ सशस्त्र क्रांति और कूटनीतिक सैन्य संघर्ष भी आवश्यक है। उन्होंने आजाद हिंद फौज का नेतृत्व कर उग्र राष्ट्रवाद और प्रत्यक्ष स्वतंत्रता संग्राम का मार्ग चुना था। अगला 25 नंबर क्वेश्चन है कि भगत सिंह के राजनीतिक चिंतन में क्रांति का व्यापक अर्थ क्या था? तो केवल ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या करना, शोषण मुक्त सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था का निर्माण करना, या केवल सत्ता परिवर्तन करना, या धार्मिक व्यवस्था की स्थापना करना। सही आंसर है शोषण मुक्त सामाजिक राजनीतिक सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करना। यानी शहीद भगत सिंह के लिए क्रांति का अर्थ बम फेंकना था, यानी मात्र बम फेंकना या व्यक्तिगत हत्या करना नहीं था, बल्कि पूंजीवाद, साम्राज्यवाद और सामंतवाद का अंत कर एक न्याय संगत समाजवादी और शोषणविहीन सामाजिक आर्थिक व्यवस्था का पुनर्गठन करना था, जहां मानव द्वारा मानव का शोषण न हो। इसके अंदर ये भगत सिंह के द्वारा विचारधारा थी। उसके बाद बात करें डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के सामाजिक चिंतन का केंद्रीय लक्ष्य क्या था? तो जाति व्यवस्था को मजबूत करना, सामाजिक न्याय, समानता और जाति उन्मूलन, या सामंती व्यवस्था की पुनर्स्थापना करना, या धार्मिक रूढ़ियों की स्थापना करना, या संरक्षण करना। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी सामाजिक न्याय, समानता और जाति उन्मूलन करना था। यानी भारतीय संविधान के शिल्पकार डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के सामाजिक दर्शन का मूल मंत्र जाति प्रथा का विनाश था और वे दलितों,
वंचितों और महिलाओं के लिए स्वतंत्रता, समता, बंधुता और कानूनी और संवैधानिक अधिकारों के आधार पर सामाजिक न्याय स्थापित करना चाहते थे। नेक्स्ट आपके लिए 27 नंबर क्वेश्चन है कि विनोबा भावे का भूदान आंदोलन मुख्यतः किस उद्देश्य से संबंधित माना जाता है, यानी औद्योगिक विकास, स्वैच्छिक भूमि वितरण एवं सामाजिक पुनर्विन्यास, या सैन्य विचार, या विदेशी व्यापार। तो सही आंसर हो जाएगा स्वैच्छिक भूमि वितरण एवं सामाजिक पुनर्विन्यास। तो सही आंसर है कि व्याख्या की बात करें तो संत विनोबा भावे ने 1951 में पोचमल्ली तेलंगाना में भू आंदोलन की शुरुआत की थी। ये सर्वोदय की भावना पर आधारित एक अहिंसक आंदोलन था, जिनमें बड़े भूस्वामियों की स्वतः से अपनी अतिरिक्त भूमिहीन किसानों को दान करने के लिए प्रेरित किया गया था। नेक्स्ट आपके लिए 28 नंबर क्वेश्चन है कि दीनदयाल उपाध्याय के राजनीतिक सामाजिक चिंतन की केंद्रीय अवधारणा क्या उनसी थी, एकात्म मानववाद, वैज्ञानिक समाजवाद, या उपयोगितावाद, या अराजकतावाद। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने एकात्म मानववाद का दर्शन प्रस्तुत किया। यह सिद्धांत पश्चिमी पूंजीवाद और समाजवाद दोनों को नकारते हुए व्यक्ति के शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा के संतुलित विकास एवं संपूर्ण प्रकृति एवं समाज के साथ उनके सामंजस्यपूर्ण जुड़ाव की वकालत करता है। नेक्स्ट आपके लिए 29 नंबर क्वेश्चन है कि जयप्रकाश नारायण के राजनीतिक चिंतन में संपूर्ण क्रांति का आशय किससे था, केवल सरकार बदलना, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और नैतिक परिवर्तन से, या केवल आर्थिक सुधार से, या केवल प्रशासनिक सुधार से। तो राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक और नैतिक परिवर्तन से इसका आंसर माना जाता है। यानी लोक नायक जयप्रकाश नारायण जेपी ने 1974 में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था, जिनमें 7 क्रांतियां राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक और आध्यात्मिक शामिल मानी जाती है, जिसका उद्देश्य केवल राजनीतिक सत्ता बदलना नहीं था, बल्कि समाज का आमूल चूल परिवर्तन करना था। नेक्स्ट आपके लिए 30 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित सही है। तो भगत सिंह एकात्म मानववाद, अम्बेडकर जाति उन्मूलन और सामाजिक न्याय, विनोबा भावे रेडिकल ह्यूमनिज्म, या दीनदयाल उपाध्याय भूदान आंदोलन। तो सही आंसर अम्बेडकर जाति उन्मूलन एवं सामाजिक न्याय, यानी डॉक्टर BR अम्बेडकर का संपूर्ण जीवन और चिंतन जाति उन्मूलन, अस्पृश्यता निवारण और सामाजिक न्याय की स्थापना पर केंद्रित था। अतः यह युग्म पूरी तरह से सही है। और भगत सिंह मार्क्सवादी क्रांतिकारी थे, विनोबा भावे भूदान आंदोलन से थे, और जबकि दीनदयाल उपाध्याय एकात्म आंदोलन से मानववाद से जुड़े हुए माने जाते हैं। तो ये थे विद्यार्थी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और MCQ जो मैंने आपके लिए बहुत अच्छे से तैयार की, क्योंकि बहुत विद्यार्थी कमेंट आए थे कि सर आप बड़े क्वेश्चनों के साथ साथ ये MCQ भी करवाइए ताकि हमारी तैयारी मजबूत हो सके। विद्यार्थियों अब विद्यार्थियों MCQ प्रश्न के साथ साथ में अब हम करने वाले लघुत्रात्मक प्रश्नों की चर्चा, यानी जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले। मैंने आपको सब्जेक्ट का नाम बता दिया, यानी थिंकर्स इन इंडियन सोसाइटी। ये इसीलिए यानी कुछ क्या करते हैं, वीडियो हम 2 रिकॉर्ड में पार्ट में बांट लेते हैं, इसलिए जैसे मान लो पहले मैंने वो रिकॉर्ड कर लिया, फिर इसको रिकॉर्ड कर लिया, ठीक है। तो दोनों वीडियो आपके लिए इसी एक क्लास के अंदर पूरे होने वाले। तब आपको लघुत्रात्मक क्वेश्चन देखने बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको लाइक करना है वीडियो को। जितने विद्यार्थी अभी क्लास को देख रहे हैं ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। आइए पहला प्रश्न आपके लिए, पाणिनि के भारतीय ज्ञान परंपरा में योगदान का मूल्यांकन कीजिए। तो पाणिनि प्राचीन भारत के महान व्याकरणाचार्य एवं भाषाविद थे। उन्हें संस्कृत व्याकरण का सर्वोच्च आचार्य माना जाता है। उनकी प्रसिद्ध कृति अष्टाध्यायी भारतीय बौद्धिक परंपरा के मूल्य धरोहर है। यह लगभग 4000 सूत्रों में रचित एक वैज्ञानिक व्याकरण ग्रंथ है। पाणिनि का महत्व केवल भाषा तक सीमित नहीं है, बल्कि उनकी रचना तत्कालीन भारतीय समाज, संस्कृति, राजनीति एवं अर्थव्यवस्था की भी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करती है। अष्टाध्यायी में अनेक जनपदों, नगरों, व्यवसायों तथा सामाजिक वर्गों का उल्लेख मिलता है, जिससे उस समय की सामाजिक संरचना का ज्ञान होता है। पाणिनि ने संस्कृत भाषा को व्यवस्थित एवं मानकीकृत स्वरूप प्रदान किया था। उनके द्वारा निर्मित व्याकरणिक नियम बदलने इतने वैज्ञानिक है कि आधुनिक भाषा विज्ञान में भी इनका अध्ययन किया जा सकता है। अनेक विद्वान इन्हें विश्व का प्रथम वैज्ञानिक भाषाशास्त्री भी मानते हैं। उनकी प्रणाली में संक्षिप्तता, तार्किकता एवं विश्लेषणात्मकता दृष्टिकोण दिखाई देता है। यही कारण है कि भारतीय दर्शन, साहित्य और धर्म ग्रंथों के संरक्षण में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है। यदि संस्कृत भाषा को शुद्ध एवं व्यवस्थित रूप से सुरक्षित रखा जा सकता है तो उसमें पाणिनि का महत्वपूर्ण योगदान माना गया है। अगले जो आता है वर्षन में, यानी महर्षि चरक के चिकित्सा संबंधी विचारों एवं भारतीय चिकित्सा विज्ञान में उनके योगदान का विवेचन कीजिए। विद्यार्थियों, महर्षि चरक प्राचीन भारत के महान चिकित्सक एवं आयुर्वेदाचार्य माने जाते हैं। उनकी प्रसिद्ध कृति चरक संहिता आयुर्वेद का आधारभूत ग्रंथ मानी जाती है। उन्होंने चिकित्सा विज्ञान को व्यवस्थित एवं वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान किया। चरक के अनुसार विश्वास थे
मानव जीवन का सबसे बड़ा धर्म माना गया है। उन्होंने रोगों के कारण, निदान, उपचार का विस्तृत वर्णन किया। उसके साथ में उनका मानना था कि शरीर में वात, पित्त, कफ का संतुलित स्वास्थ्य का आधार माना जाता है तथा असंतुलित रोगों को जन्म देता है। चरक ने रोगों की रोकथाम पर विशेष बल दिया। उन्होंने संतुलित आहार, नियमित दिनचर्या, स्वच्छता एवं नियमित संतुलित या संयमित जीवन को स्वास्थ्य का आधार प्रस्तुत किया था। फिर आधुनिक चिकित्सा विज्ञान की आज निवारक चिकित्सा पर बल देता है, जो चरक के विचारों की प्रासंगिकता को सिद्ध करता है। चरक ने चिकित्सक के नैतिक गुणों पर भी जोर दिया। उनके अनुसार चिकित्सक को विद्वान, करुणाशील और रोगी के प्रति समर्पित होना चाहिए। उन्होंने चिकित्सा को केवल व्यवसाय नहीं बल्कि मानव सेवा का माध्यम माना था। फिर उसके बाद में चरक संहिता में शरीर रचना, रोग विज्ञान, औषधि निर्माण और तथा उपचार पद्धतियों का विस्तृत वर्णन मिलता है। इस ग्रंथ का प्रभाव भारतीय नहीं बल्कि इस मध्य एशिया तथा अरब देशों तक भी देखने को मिलता है। अगले जो आता है प्रश्न में, कौटिल्य के राजनीतिक एवं प्रशासनिक विचारों का आलोचनात्मक अध्ययन कीजिए। तो साथियों, कौटिल्य, जिन्हें चाणक्य एवं विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, प्राचीन भारत के महान राजनीतिक विचारक माने जाते हैं। उनकी प्रसिद्ध कृति अर्थशास्त्र भारतीय राजनीति एवं प्रशासन का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। कौटिल्य ने राज्य को समाज की सुरक्षा एवं व्यवस्था का प्रमुख साधन माना। उनके अनुसार राज्य के 7 अंग हैं: स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, सेना एवं मित्र। राज्य की शक्ति के आधार है। इन्हें सप्तांग सिद्धांत भी कहा जाता है। फिर उन्होंने शक्तिशाली एवं केंद्रीकृत शासन का समर्थन किया। राजा को प्रजा का रक्षक बताते हुए उन्होंने अपने कर्तव्यों पर विशेष बल दिया था। कौटिल्य के अनुसार राजा का हित प्रजा के हित में निहित है। प्रशासनिक क्षेत्र में उन्होंने योग्य अधिकारियों की नियुक्ति, गुप्तचर व्यवस्था, न्याय प्रणाली तथा राजस्व व्यवस्था पर विस्तार से विचार किया था। उनकी गुप्तचर व्यवस्था अत्यंत विकसित मानी जाती है। उन्होंने भ्रष्टाचार रोकने के लिए कठोर उपायों का सुझाव भी दिया था। फिर विदेश नीति के क्षेत्र में कौटिल्य का मंडल सिद्धांत अत्यंत प्रसिद्ध है और उनके अनुसार पड़ोसी राज्य स्वाभाविक शत्रु एवं शत्रु का पड़ोसी स्वाभाविक मित्र माना जाता है। उन्होंने परिस्थितियों के अनुसार संधि, युद्ध, कूटनीति के प्रयोग पर बल दिया। अगला जो चौथा प्रश्न है, कपिल मुनि के सांख्य दर्शन की प्रमुख विशेषताओं का विवेचन कीजिए। तो कपिल मुनि भारतीय दर्शन के प्रमुख आचार्य एवं सांख्य दर्शन के एक प्रवर्तक माने जाते हैं। सांख्य दर्शन भारतीय दार्शनिक परंपरा के सबसे प्राचीन एवं प्रभावशाली दर्शनों में से एक माना जाता है। फिर सांख्य दर्शन का आधार द्वैतवाद है और उनके अनुसार संपूर्ण जो सृष्टि है वो 2 तत्वों में, एक तो पुरुष और एक प्रकृति, दोनों में निर्मित है। उनके पुरुष चेतन तत्व हैं, जबकि प्रकृति जड़ एवं परिवर्तनशील तत्व माना जाता है। दोनों के संयोग से संसार की उत्पत्ति होती है। कपिल के अनुसार मनुष्य के दुखों का मूल कारण अज्ञान है। कपिल के अनुसार मनुष्य के दुखों का मूल कारण क्या है? अज्ञान है। जब व्यक्ति पुरुष एवं प्रकृति के वास्तविक स्वरूप को समझ लेता है तब उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। ज्ञान को मुक्ति का प्रमुख साधन माना गया है। सांख्य दर्शन में प्रकृति के 24 तत्वों का विस्तृत वर्णन मिलता है। ये दार्शनिक प्रणाली अत्यंत तार्किक एवं वैज्ञानिक मानी जाती है। इसमें ईश्वर की अपेक्षा तर्क और अनुभव को अधिक महत्व दिया गया है। कपिल मुनि के विचारों का प्रभाव योग, वेदांत और बौद्ध दर्शन पर भी बढ़ा। भारतीय दार्शनिक परंपरा के विकास में उनका योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। निष्कर्षतः सांख्य दर्शन भारतीय चिंतन की तार्किक एवं वैज्ञानिक धारा का प्रतिनिधित्व करता है और कपिल मुनि इसके महान प्रवर्तक माने जाते हैं। तो जिन विद्यार्थियों को अभी तक देखो व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन नहीं किया है, व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कैसे करना है? तो देखो, आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर या जो कमेंट पिन होता है, आप विद्यार्थी बहुत समझदार है, आपको पता होगा कि कमेंट पिन कैसे होता है। यानी आप जो वीडियो देख रहे हैं ना, इसका जो टॉप कमेंट है वहां पर मैंने व्हाट्सएप चैनल की लिंक डाल रखी है। यहाँ से सीधे आप व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको कोई भी अपडेट्स यूनिवर्सिटी की रिजल्ट की या मान लो कोई भी आपको नोट्स वगैरह या जो गेस्ट पेपर आते हैं वो सारे के सारे आपको व्हाट्सएप चैनल पर ही मिलेंगे। कोई भी अपडेट्स, वैकेंसी, तो आप व्हाट्सएप चैनल जो एसपी क्लासेस बीकानेर श्याम सर के नाम से आप जल्दी से वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। अगला प्रश्न, पतंजलि के योग दर्शन का स्वरूप है मैं तो स्पष्ट कीजिए। महर्षि पतंजलि भारतीय योग परंपरा के महान आचार्य थे। उनकी प्रसिद्ध कृति योग सूत्र योग दर्शन का आधारभूत ग्रंथ है। उन्होंने मानव जीवन में मानसिक, शारीरिक एवं आध्यात्मिक विकास के लिए योग को महत्वपूर्ण साधन माना। पतंजलि के अनुसार योग चित्तवृत्ति निरोध अर्थात चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग माना गया है। योग का उद्देश्य मन को नियंत्रित कर आत्मिक शांति एवं मोक्ष प्राप्त करना बताया गया है।
उनके अनुसार उन्होंने अष्टांग योग का प्रतिपादन किया, जिनमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि शामिल है। ये 8 अंग व्यक्ति के समग्र विकास का मार्ग प्रशस्त करते हैं। योग दर्शन में नैतिक अनुशासन को विशेष महत्व दिया गया है। सत्य, अहिंसा, असत्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह जैसे सिद्धांत व्यक्ति के चरित्र निर्माण में सहायक होते हैं। पतंजलि का योग केवल धार्मिक साधना नहीं है बल्कि जीवन पद्धति है। आधुनिक युग में योग को स्वास्थ्य, तनाव नियंत्रण एवं मानसिक संतुलन के लिए विश्व भर में अपनाया जा रहा है। निष्कर्षतः पतंजलि का योग दर्शन भारतीय संस्कृति की अमूल्य धरोहर है। आज भी मानव जीवन को संतुलित एवं स्वस्थ बनाने में अत्यंत उपयोगी है। नेक्स्ट आपके लिए छठा प्रश्न है, रामानुजाचार्य के विशिष्ट द्वैतवाद दर्शन एवं धार्मिक विचारों का मूल्यांकन कीजिए। तो रामानुजाचार्य मध्यकालीन भारत के महान वैष्णव संत एवं दार्शनिक माने जाते हैं। उन्होंने शंकराचार्य के अद्वैतवाद के स्थान पर विशिष्ट द्वैत दर्शन का प्रतिपादन किया था। रामानुज के अनुसार ब्रह्म ही परम सत्य है, किंतु जीव एवं जगत की वास्तविक है। उन्होंने जीव, जगत एवं ईश्वर के मध्य घनिष्ठ संबंध में स्वीकार किया। उनके अनुसार ईश्वर सर्वशक्तिमान एवं दयालु एवं भक्तों का रक्षक माना गया है। उसके साथ में रामानुजाचार्य ने भक्ति को मोक्ष प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन माना। उन्होंने ज्ञान की अपेक्षा प्रेम और समर्पण को अधिक महत्व दिया। उनके विचारों में भक्ति आंदोलन को व्यापक आधार प्रदान किया। उन्होंने जातिगत भेदभाव का विरोध किया और धार्मिक क्षेत्र में सामान्य लोगों की भागीदारी बढ़ाने का प्रयास किया। उनके प्रयासों से वैष्णव भक्ति परंपरा को नई दिशा मिली और रामानुज के विचारों का प्रभाव दक्षिण भारत से लेकर संपूर्ण भारत में देखा गया। बाद में अनेक संतों एवं भक्तों ने उनकी शिक्षाओं से प्रेरणा प्राप्त की थी। नेक्स्ट आपके लिए कबीर के सामाजिक एवं धार्मिक विचारों का आलोचनात्मक अध्ययन कीजिए। विद्यार्थियों, कबीर मध्यकालीन भारत के महान संत, समाज सुधारक एवं निर्गुण भक्ति धारा के प्रमुख प्रवर्तक माने जाते हैं। उनका जीवन ऐसे समय में व्यतीत हुआ जब भारतीय समाज जाति पाति, अंधविश्वास, कर्म कांड और धार्मिक कट्टरता से ग्रस्त था। कबीर ने अपने विचारों के माध्यम से समाज में नई चेतना उत्पन्न की थी। उसके बाद में कबीर ने ईश्वर को निर्गुण, निराकार एवं सर्वव्यापी माना। उन्होंने मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा, बाह्य आडंबर तथा कर्म कांडों का विरोध किया। उनके अनुसार सच्ची शक्ति, सच्ची भक्ति मन की पवित्रता एवं आत्मज्ञान में निहित है। उन्होंने कहा था कि ईश्वर मंदिर या मस्जिद में नहीं बल्कि प्रत्येक जीव के भीतर निवास करता है। सामाजिक क्षेत्र में कबीर ने जाति पाति का कठोर विरोध किया। उनका मानना था कि मनुष्य की श्रेष्ठता जन्म से नहीं बल्कि उनके कर्मों से निर्धारित होती है। उन्होंने हिंदू और मुस्लिम दोनों समाजों की कुरीतियों पर समान रूप से प्रत्याहार किया था और मानवता को सर्वोच्च धर्म माना था। कबीर की भाषा सरल, जन सामान्य की भाषा तथा लोक जीवन से जुड़ी हुई मानी जाती है। उनके दोहे, साखियां और शब्द सामाजिक जागरण के प्रभावी माध्यम माने जाते हैं। उन्होंने धार्मिक सहिष्णुता, प्रेम, भाईचारा, समानता का संदेश दिया। इतिहासकारों के अनुसार कबीर ने भारतीय समाज में सामाजिक समरसता एवं धार्मिक एकता की भावना को सुदृढ़ बनाया है। उनके विचारों ने भक्ति आंदोलन को नई दिशा प्रदान की और बाद के संतों को भी प्रभावित किया था। अगला प्रश्न 8 नंबर है कि गुरु नानक देव के धार्मिक एवं सामाजिक विचारों का मूल्यांकन कीजिए। तो गुरु नानक देव सिख धर्म के संस्थापक एवं मध्यकालीन भारत के महान संत थे। उन्होंने ऐसे समय में समाज को नई दिशा प्रदान की थी जब धार्मिक कट्टरता, जाति भेदभाव एवं सामाजिक असमानता व्यापक रूप से विद्यमान थी। उसके बाद में नेक्स्ट आता पॉइंट कि गुरु नानक ने एकेश्वरवाद का प्रतिपादन किया। उनके अनुसार ईश्वर एक है तो संपूर्ण सृष्टि का निर्माता एवं पालन करता है। उन्होंने ईश्वर प्राप्ति के लिए सत्य, सेवा, भक्ति एवं सदाचार को आवश्यक माना। उनका प्रसिद्ध सिद्धांत था कि नाम जपो, कीर्त करो और वंड छंको। उन्होंने मूर्ति पूजा, कर्म कांड, अंधविश्वास एवं बाह्य आडंबरों का विरोध किया। उनका मानना था कि धार्मिकता का वास्तविक स्वरूप मानव सेवा एवं नैतिक जीवन में निहित है। उनके अनुसार सामाजिक क्षेत्र में गुरु नानक ने जाति पाति एवं ऊंच नीच का विरोध किया। उन्होंने सभी मनुष्यों को समान माना। स्त्रियों की स्थिति सुधारने तथा सामाजिक समानता स्थापित करने में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। गुरु नानक द्वारा स्थापित लंगर प्रथा सामाजिक समानता एवं सामूहिकता का प्रतीक माना जाता है। इसमें सभी लोग बिना किसी भेदभाव के एक साथ भोजन करते थे। ये व्यवस्था सामाजिक समरसता का उत्कृष्ट उदाहरण मानी जाती है। गुरु नानक के विचारों ने भारतीय समाज में धार्मिक सहिष्णुता, नैतिकता एवं मानवतावाद की भावना को मजबूत किया। आगे चलकर यही विचार
सिख धर्म की आधारशिला बन गया था। विद्यार्थियों, नंबर आपको दे रखा है स्क्रीन पर 8955857877। आप इन पर मैसेज कर सकते हैं। आपको नाम मात्र शुल्क यानी बहुत ही कम शुल्क के अंदर पीडीएफ उपलब्ध करवा दी जाएगी, बस मैसेज करें। बाकी ध्यान रखें, पीडीएफ फ्री नहीं, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है। ये लघु उत्तरात्मक क्वेश्चन, साथ में आपको एमसीक्यू और साथ में दीर्घ उत्तरात्मक जो बड़े वाले क्वेश्चन लगभग आपके एग्जाम में 80 से 90% एग्जाम में आने वाले, तो आप वो पीडीएफ ले सकते हैं विद्यार्थियों। बात करें अगला 9वां क्वेश्चन है कि स्वामी विवेकानंद के राष्ट्रवादी एवं सामाजिक विचारों का विवेचन कीजिए। तो स्वामी विवेकानंद आधुनिक भारत के महान राष्ट्रवादी चिंतक, समाज सुधारक एवं आध्यात्मिक नेता थे। उन्होंने भारतीय संस्कृति एवं आध्यात्मिक चिंतन परंपरा को विश्व स्तर पर प्रतिष्ठित किया था। 1893 ईस्वी के शिकागो धर्म सम्मेलन में उनके भाषण ने भारत की प्रतिष्ठा को नई ऊंचाई प्रदान की थी। उसके बाद में विवेकानंद ने राष्ट्रवाद का आधार भारतीय संस्कृति, आध्यात्मिकता एवं आत्मविश्वास बनाया था। उनका मानना था कि भारत का पुनरुत्थान उसकी सांस्कृतिक भक्ति शक्ति एवं युवाओं की ऊर्जा से संभव हो सके। उन्होंने युवाओं को राष्ट्र निर्माण का प्रमुख आधार माना। सामाजिक क्षेत्र में विवेकानंद ने निर्धनों, दलितों एवं पिछड़े वर्गों के उत्थान पर बल दिया था। उनके अनुसार दरिद्र नारायण सेवा की ही ईश्वर की सेवा मानी गई है। उन्होंने शिक्षा को सामाजिक परिवर्तन का सबसे प्रभावी माध्यम बनाया था। उसके अनुसार विवेकानंद ने जातिवाद, अंधविश्वास एवं सामाजिक रूढ़ियों को विरोध करते हुए उन्होंने स्त्री शिक्षा एवं महिला सशक्तिकरण पर समर्थन किया तथा महिलाओं का समाज की प्रगति का आधार बताया। उनके विचारों में आध्यात्मिकता एवं राष्ट्रवाद का अद्भुत समन्वय दिखाई देता है। उनके अनुसार भारतीयों में आत्मगौरव एवं राष्ट्रीय चेतना का संचार हुआ। रामकृष्ण मिशन की स्थापना के माध्यम से उन्होंने सेवा एवं मानव कल्याण के कार्यों को संगठित स्वरूप प्रदान किया था। नेक्स्ट आपके लिए 10 नंबर क्वेश्चन है, ज्योतिबा फुले के सामाजिक सुधार संबंधी विचारों का मूल्यांकन कीजिए। विद्यार्थियों, ज्योतिबा फुले आधुनिक भारत के अग्रणी समाज सुधारक एवं दलित उत्थान आंदोलन के प्रेरणा माने जाते हैं। उन्होंने भारतीय समाज में व्याप्त जातिगत भेदभाव, सामाजिक असमानता एवं स्त्री उत्पीड़न के विरुद्ध संघर्ष किया था। फुले का मानना था कि जाति व्यवस्था भारतीय समाज की सबसे बड़ी समस्या मानी गई है। उन्होंने ब्राह्मणवादी वर्चस्व एवं सामाजिक शोषण का विरोध किया और शूद्रों एवं अति शूद्रों के अधिकारों की रक्षा के लिए आंदोलन चलाया था। उन्होंने स्त्री शिक्षा को अत्यधिक महत्व दिया और अपनी पत्नी सावित्रीबाई फुले के सहयोग से उन्होंने भारत के प्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना की थी। ये कार्य उस समय अत्यंत क्रांतिकारी माना जाता था। फुले ने विधवा विवाह का समर्थन किया, बाल विवाह का विरोध किया। उन्होंने समाज में समानता, न्याय, मानव अधिकारों की स्थापना पर बल दिया था। उसके साथ में 1873 में उन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी, जिसका उद्देश्य सामाजिक समानता एवं जातिगत भेदभाव का उन्मूलन करना था। उनकी प्रसिद्ध कृति गुलामगिरी, सामाजिक शोषण एवं अन्याय के विरुद्ध एक महत्वपूर्ण दस्तावेज मानी जाती है। फुले ने शिक्षा को सामाजिक परिवर्तन का सबसे प्रभावी साधन माना। निष्कर्षतः ज्योतिबा फुले आधुनिक भारत में सामाजिक न्याय एवं समानता के अग्रदूत माने जाते हैं। उनके विचारों ने आगे चलकर दलित उत्थान एवं सामाजिक सुधार आंदोलन को गहरा प्रभाव प्रदान किया था। नेक्स्ट आपके लिए 11 नंबर प्रश्न है कि महात्मा गांधी के सामाजिक एवं राजनीतिक विचारों का विवेचन कीजिए। विद्यार्थियों, महात्मा गांधी भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के महान नेता एवं आधुनिक भारत के प्रमुख विचारक माने जाते हैं। उनके विचारों का आधार सत्य, अहिंसा, नैतिकता और मानव कल्याण था। गांधी जी ने सत्य को जीवन का सर्वोच्च आदर्श माना। उनके अनुसार सत्य की प्राप्ति का सर्वोच्च साधन अहिंसा है। उन्होंने राजनीतिक संघर्ष में सत्याग्रह एवं हिंसात्मक प्रतिरोध को प्रभावी हथियार के रूप में विकसित किया और राजनीतिक क्षेत्र में गांधी जी स्वराज, विकेंद्रीकरण एवं ग्राम स्वशासन के समर्थक थे। उनका आदर्श समाज राम राज्य था, जहां न्याय, समानता एवं नैतिकता का साधन हो सके। उसके बाद सामाजिक क्षेत्र में गांधी जी ने अस्पृश्यता का विरोध किया था तथा हरिजनों के उत्थान के लिए अनेक प्रयास किए थे। इन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता, स्त्री उत्थान एवं सामाजिक सद्भाव पर बल दिया था। गांधी जी स्वदेशी एवं कुटीर उद्योगों के समर्थक थे। उनका मानना था कि भारत की आर्थिक उन्नति गांवों के विकास में संभव है, इसलिए चरखा और खादी उनके आर्थिक दर्शन के प्रतीक माने जाते हैं। उनके विचारों ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को जन आंदोलन का स्वरूप प्रदान किया और विश्व भर में मानव अधिकार एवं अहिंसात्मक संघर्ष के लिए प्रेरणा दी थी। नेक्स्ट आपके लिए 12 नंबर प्रश्न है कि जवाहरलाल नेहरू के राष्ट्रवाद एवं आधुनिक भारत निर्माण में संबंधित विचारों का अध्ययन कीजिए। विद्यार्थियों, ये तो देखो आपके लिए लघु उत्तरात्मक क्वेश्चन है, बाकी आपको बड़े वाले क्वेश्चन है वो पीडी में मिलेंगे, क्योंकि आपको भी पता है कि सभी क्वेश्चन आपको एक ही घंटे के अंदर सब कुछ करवाना संभव नहीं होता है। बाकी भी क्लासेज आपके लिए देनी पड़ती है, चाहे वो पॉलिटी के विद्यार्थी है या हिस्ट्री के विद्यार्थी है, इकोनॉमिक्स कोई भी विद्यार्थी, उन सबको नोट्स भी देने पड़ते हैं या क्लासेज भी आपके लिए लगानी पड़ती है।
तो आपके लिए जो हम करवा रहे हैं वो आपके लिए बेस्ट है। आप उनको देख के बस आप क्या करते हैं, शेयर नहीं करते या सपोर्ट नहीं करते। तो देखो आपका भी कर्तव्य बनता है, इंसानियत के नाते आपका कर्तव्य बनता है कि जो आप शेयर करोगे, हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, सर हमारे लिए वीडियो बना रहे हैं, अगर आप ये सोचकर यानी हमारे लिए इतना बेनिफिट हो रहा है, आपके लिए पेपर जो फर्स्ट हुआ था उसके अंदर हमारे क्लास से और पीडीएफ से 90% तक क्वेश्चन आपके लिए आए थे, तो हम आपके लिए इतना अच्छा कंटेंट तैयार करते हैं। तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि आप एक लाइक और सब्सक्राइब तो कर सकते हैं। बाकी अगर बात करें जवाहरलाल नेहरू की, तो जवाहरलाल नेहरू आधुनिक भारत के निर्माता या स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री एवं प्रमुख राजनीतिक विचारक थे। उन्होंने लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं समाजवाद को भारतीय राष्ट्र निर्माण का आधार माना। नेहरू का राष्ट्रवाद उदार एवं समावेशिता और वे भारत की विविधता को उनकी शक्ति मानते थे। उन्होंने धर्म, जाति एवं भाषा के आधार पर भेदभाव का विरोध किया और राष्ट्रीय एकता पर बल दिया था। फिर लोकतंत्र के प्रति उनकी गहरी आस्था थी। उन्होंने संसदीय लोकतंत्र को भारत के लिए सर्वोत्तम शासन प्रणाली माना था। स्वतंत्र भारत में लोकतंत्र संरचनाओं के विकास में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। नेहरू वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं औद्योगिकरण के समर्थक माने जाते हैं। उन्होंने बड़े उद्योगों, सार्वजनिक क्षेत्र एवं पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से आर्थिक विकास का मार्ग प्रशस्त किया। इसी कारण उन्हें आधुनिक भारत का शिल्पकार भी कहा जाता है। फिर विदेश नीति में उन्होंने पंचशील एवं गुट निरपेक्षता का समर्थन किया और उनकी नीति का उद्देश्य विश्व शांति एवं स्वतंत्र विदेश नीति को बनाए रखना माना जाता है। फिर आपके लिए शिक्षा, विज्ञान एवं तकनीकी संस्थाओं की स्थापना में भी उनका योगदान उल्लेखनीय रहा है। जैसे IIT, AIMS और उनके राष्ट्रीय संस्थानों की स्थापना, उनकी दूरदर्शिता का परिणाम देखने को मिलता है। नेक्स्ट आपके लिए 13 नंबर प्रश्न है, भगत सिंह ने क्रांतिकारी राष्ट्रवाद एवं समाजवादी सुधारों का आलोचनात्मक अध्ययन कीजिए। विद्यार्थियों, भगत सिंह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महान क्रांतिकारी, चिंतक एवं राष्ट्रवादी विचारक माने जाते हैं। वे केवल एक साहसी क्रांतिकारी नहीं बल्कि गहन अध्ययनशील एवं प्रगतिशील विचारों के समर्थक भी माने जाते हैं। उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता को केवल राजनीतिक मुक्ति तक सीमित नहीं पाया बल्कि सामाजिक एवं आर्थिक शोषण से मुक्ति को भी आवश्यक समझा था। भगत सिंह का राष्ट्रवाद व्यापक एवं जनोन्मुख था, यानी जनता के द्वारा उनका उद्देश्य केवल अंग्रेजी शासन को समाप्त करना नहीं था बल्कि ऐसे समाज का, ऐसे भारत का निर्माण करना था जहाँ समानता, न्याय, स्वतंत्रता स्थापित हो। उन्होंने क्रांति को हिंसा नहीं बल्कि अन्यायपूर्ण व्यवस्था में आमूल परिवर्तन का साधन माना था। उसके बाद उन पर मार्क्सवादी एवं समाजवादी विचारधारा का प्रभाव था। उनका मानना था कि पूंजीवाद एवं साम्राज्यवाद दोनों शोषण के साधन है, इसलिए उन्होंने मजदूर एवं किसानों के अधिकारों की रक्षा पर बल दिया। उनकी दृष्टि में समाजवादी सामाजिक एवं आर्थिक समानता स्थापित कर सकता था। भगत सिंह ने धार्मिक कट्टरता, सांप्रदायिकता एवं अंधविश्वास का विरोध किया। उनके प्रसिद्ध लेख में मैं नास्तिक क्यों हूँ, मैं उनकी नास्तिक वैज्ञानिक एवं तार्किक सोच का परिचय मिलता हूँ। वे शिक्षा, जागरूकता एवं वैचारिक क्रांति को राष्ट्र निर्माण का आधार मानते थे। लाहौर सत्येंद्र केस एवं उनके बलिदान ने भारतीय युवाओं में राष्ट्रीय चेतना का संचार किया। उनका जीवन त्याग, साहस एवं देशभक्ति का प्रतीक बन गया था। उसके बाद में 14 नंबर प्रश्न है कि डॉक्टर BR अम्बेडकर के सामाजिक, राजनीतिक एवं संवैधानिक विचारों का मूल्यांकन कीजिए। विद्यार्थियों अगर इस क्वेश्चन की बात करें, डॉक्टर BR अम्बेडकर जो आधुनिक भारत के महान समाज सुधारक, विधिवेता, संविधान निर्माता एवं दलित चेतना के अग्रदूत माने जाते हैं। उन्होंने भारतीय समाज में व्याप्त जातिगत असमानता एवं सामाजिक अन्याय के विरुद्ध संघर्ष किया था। अम्बेडकर का प्रमुख उद्देश्य सामाजिक समानता एवं मानव गरिमा की स्थापना करना था। उन्होंने जाति व्यवस्था को भारतीय समाज की सबसे बड़ी समस्या माना था। उन्होंने उन्मूलन का समर्थन किया। उनकी प्रसिद्ध कृति जाति का विनाश सामाजिक क्रांति का महत्वपूर्ण दस्तावेज है। उन्होंने शिक्षा को सामाजिक परिवर्तन का सबसे प्रभावी साधन माना। उनका प्रसिद्ध नारा था, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। आज भी सामाजिक न्याय के आंदोलन का प्रमुख आधार ये बन गया है। फिर राजनीतिक क्षेत्र में अम्बेडकर लोकतंत्र एवं समान नागरिक अधिकार एवं संवैधानिक शासन के समर्थक थे। वे मानते थे कि राजनीतिक लोकतंत्र तभी सफल हो सकता है तब सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र भी स्थापित हो सके। भारतीय संविधान के निर्माण में उनका योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने संविधान में मौलिक अधिकार, समानता, स्वतंत्रता, सामाजिक न्याय और आरक्षण जैसी व्यवस्थाओं को शामिल करने पर विशेष भूमिका निभाई थी। इसी कारण उन्हें भारतीय संविधान का शिल्पकार कहा जाता है। महिलाओं के अधिकारों, श्रमिक कल्याण एवं सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में उनका योगदान उल्लेखनीय माना जाता है। उन्होंने कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए आजीवन कार्य किया था। नेक्स्ट आपके लिए 15 नंबर प्रश्न है, विनोबा भावे के सर्वोदय दर्शन एवं भूदान आंदोलन का विस्तृत वर्णन कीजिए, विवेचन कीजिए। तो आचार्य विनोबा भावे गांधीवादी परंपरा के प्रमुख विचारक, समाज सुधारक एवं सर्वोदय आंदोलन के अग्रणी माने जाते हैं। उन्होंने
महात्मा गांधी का आध्यात्मिक उत्तराधिकारी माना जाता है। विनोबा भावे के विचारों का मूल आधार सर्वोदय था, जिसका अर्थ है सभी का कल्याण। उनका विश्वास था कि समाज में शांति, सहयोग एवं नैतिकता के माध्यम से सामाजिक परिवर्तन लाया जा सकता है। उनकी सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि भूदान आंदोलन थी, जिसकी शुरुआत 1951 में तेलंगाना के पोचमल्ली गांव से माने जाते। इस आंदोलन का उद्देश्य भूमिहीन किसानों को भूमि उपलब्ध कराना था। विनोबा भावे ने बड़े भूस्वामियों से स्वच्छ से भूमि दान करने का आह्वान किया था। फिर भूदान आगे चलकर ग्राम दान आंदोलन में परिवर्तन हुआ, जिसमें पूरे गांव को सामुदायिक स्वामित्व के रूप में विकसित किया गया था। फिर ये आंदोलन सामाजिक समानता एवं आर्थिक न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयोग था। विनोबा भावे ने अहिंसा, सत्य, धर्म, श्रम एवं आत्मनिर्भरता पर विशेष बल दिया था। उनका मानना था विद्यार्थियों कि समाज का वास्तविक विकास नैतिक मूल्य एवं आत्मानुशासन में संभव हो सका है। देखो, आपका कर्तव्य क्या बनता है कि जो आपको देखो क्लास लगा रहे, मैंने आपके लिए एमसीक्यू भी इसी वीडियो के अंदर या जो लघुतरात्मक इसी वीडियो के अंदर साथ में मैं आपको बोलता हूँ, देखो व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करो, वहां से जितनी आपके लिए हेल्प होगी हम आपके लिए करेंगे। बाकी देखो पीडीएफ नोट्स है, उनके पैसे उस आधार पर लिए जाते हैं ताकि देखो मेहनत लगती है, आपके लिए कंटेंट बनाते हैं। कुछ विद्यार्थी आते हैं, सर मेरे को एमए सेकंड सेमेस्टर हिस्ट्री के इंग्लिश मीडियम के नोट्स चाहिए, तो देखो आप भी सोच कर देखो कि अगर एमए सेकंड सेमेस्टर हिस्ट्री के नोट्स मांग रहे हैं या इकोनॉमिक्स के नोट्स मांग रहे हैं, तो वो इंग्लिश मीडियम के अंदर उपलब्ध करवाना कितना कठिन कार्य है। वो देखो आपके लिए हम उपलब्ध करवाते हैं, उनको अच्छे से डिजाइन करते हैं। ये जो आप देखो अभी वर्ड्स देख रहे हो, कितने अच्छे वर्ड्स आपके लिए तैयार करते हैं ताकि विद्यार्थी को पढ़ने में कोई भी तकलीफ नहीं हो। अगर आप इनको पढ़ोगे तो आपके रिजल्ट भी अच्छा आएगा। कुछ विद्यार्थी देखो 1 वीक पढ़ते हैं, मेरे हिसाब से पढ़नी भी चाहिए, कोई भी कंटेंट है वो पूरा नहीं होता। 1 वीक पढ़ो, क्लास देखो, पीडीएफ नोट्स देखो, लेकिन आपका भला होना चाहिए, आपके बैक नहीं आने चाहिए, आपका रिजल्ट अच्छा आना चाहिए। आप जो एमए जिस उद्देश्य से कर रहे हैं यानी 60%, 65% तो कम से कम आपके आने चाहिए, ताकि आपका बेस्ट जो आपके आगे कभी भी आपके अगर काम पड़े। क्योंकि एमए के अंदर अगर आपके 55% या 50% से कम अगर आपका स्कोर हो रहा है तो आपका कोई भी वैल्यू नहीं रहता, क्योंकि एमए तभी काम मानी जाती है जब आपके परसेंट अच्छे होते हैं। अगर हो सकेगा तो आप सेकंड ग्रेड के टीचर बनते हो, या आपका टारगेट अगर स्कूल के अंदर ज्वाइन करना होता है, फिर आपको बोल दे कि एमए का स्कोर कितना है, तब आपके वहां पर दिक्कत होती है। इसलिए बोलता हूं आप अच्छा यूनिक कंटेंट पढ़ा करो ताकि आपका रिजल्ट भी अच्छा हो। बाकी आपकी लिखने की शैली सबसे ज्यादा मैटर करती है। मैं आपको फिर से बता रहा हूं एक शिक्षक के माध्यम से कि आपका जो लिखने की शैली होती है, आप एग्जाम में किस टाइप से लिखते हो, वो सबसे ज्यादा मैटर करता है कि आपके परसेंट कितने बनने वाले हैं। क्योंकि कुछ विद्यार्थी बस रटा रटाया जाते हैं, वो लिख कर आ जाते हैं, उनको ये तक नहीं पता होता हमें कितना लिखना है, क्या लिखना है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो छोटे वाले एमसीक्यू होते हैं ना, वो आपके ज्यादा सही होने चाहिए आपके, ताकि आपके नंबर अच्छे बने, आपके गलत भी अच्छे नहीं हो, यानी ज्यादा आपको क्या हो, अच्छे से ज्यादा अच्छे परसेंट बन सके। इसलिए मैंने आपके लिए एक वीडियो भी डाल रखा है, आप यूट्यूब पर सर्च कर लेना, मेरे एसपी क्लासेस बीकानेर पर आप प्लेलिस्ट में सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। आगे बात करें, उन्होंने शिक्षा, ग्रामीण विकास एवं सामुदायिक सद्भाव के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। फिर उनके विचारों में गांधीवादी दर्शन की स्पष्ट झलक दिखाई देती है। निष्कर्षतः विनोबा भावे ने अहिंसक सामाजिक परिवर्तन की एक नई दिशा प्रस्तुत की थी। सर्वोदय एवं भूदान आंदोलन भारतीय सामाजिक इतिहास की महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। तो ये थी विद्यार्थियों आपके लिए इतिहास की महत्वपूर्ण क्लास, जो आपको कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में बताइए। बाकी जो विद्यार्थी अभी क्लास को देख रहे हैं, मेरा मानना है कि सभी विद्यार्थी मिलकर इस क्लास को शेयर करेंगे और ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थी लाइक और कमेंट करेंगे। कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं क्लास आपको कैसी लगी, कहां से आपको क्लास देख रहे हैं, पीछे जो आपके 2 एग्जाम हुए आपको कैसे हुए। बस आपको देखो, आप अगर रिस्पॉन्स देंगे ना तो हम आगे आने वाले सेमेस्टर में और भी ज्यादा आपके लिए अच्छा प्रयास करेंगे। देखो, आप सपोर्ट नहीं करोगे तो हम आपके लिए देखो कितना प्रयास करेंगे। आप अगर अच्छा सपोर्ट करोगे तो हम आपके लिए 100% प्रयास अच्छा करेंगे, और आपके लिए जो हो सकेगा 80% आ रहे हैं, हम आपके लिए 100% लाने का प्रयास करेंगे, ताकि हमारे विद्यार्थी वो चीजें पढ़े जो आपके लिए उपयोगी हो, अच्छा कंटेंट आपके लिए उपलब्ध करवा सके। तो मैं आपके लिए शुभकामनाएं देता हूं। बाकी आपके लिए यही प्रयास करता हूं कि आप क्लासेस को लाइक करें और शेयर करें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट। आपका पेपर बहुत ही अच्छा होने वाला है विद्यार्थियों।